Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो हम बीपीसीसी 108 की यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्या क्या इनके अजम्पशंस होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, हर साल आते हैं इस यूनिट में से। एप्लीकेशन क्या है, क्या यूजेस है पैरामेट्रिक नॉन मैट्रिक स्टैट्स के, और क्या डिफरेंस होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का। वैसे अगर आप अजम्पशंस और डिफरेंसेस ये दो चीज़ें आप अच्छे से समझ के चले जाओ तो आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते बिना देर लगाए कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले तो पैरामेट्रिक स्टैट्स को हम लोग समझेंगे कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक पियर्सन्स, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, टी टेस्ट, अनोवा, ये सब लोग हम लोग किस में पढ़ते हैं, पैरामेट्रिक स्टैट्स में। इसमें वो सारे डेटा आता है, इसमें सारा डेटा ऐसा आता है जिन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और वैल्यूज नॉट रैंक्स। इन्वॉल्व्स डेटा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और वैल्यूज नॉट रैंक। कि यहाँ पर वो सारा डेटा आता है। यहाँ पे डेटा किस तरीके का होता है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, जिसका कोई एब्सोल्यूट नंबर यानी कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो, ठीक है, रैंक ना हो, सिर्फ वैल्यूज हो, वो होता है पैरामेट्रिक स्टैट्स। अब इसका पैरामीटर क्या होता है, अ वैल्यू प्रोवाइडिंग, पैरामीटर क्या है, अ वैल्यू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेटिंग इन द रिसर्च। ये चीज़ हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी और 105 में भी पढ़ी है कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर उस वैल्यू को, ठीक है, उस नंबर को, उस वैल्यू को कहा जाता है जो कि हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ बताती है, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, उसे हम पैरामीटर कहते हैं उस वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, कोरिलेशन एटसेट्रा, इन सब की जो वैल्यूज आती हैं वो क्या है, पैरामीटर। डिपेंडेंस रिलाइज ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है वो किस पे रिलाई करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कैसी है, होमोजेनस है, हेट्रोजेनस है, ठीक है, कितनी डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में, उस सब के ऊपर डिपेंड करती है। अजम्पशंस क्या होती है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अज्यूम्स वेरिएंसेस ऑफ ईच ग्रुप आर सिमिलर एंड द सैम्पल इज लार्ज इनफ टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। अजम्पशंस क्या है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की, कि जो एक एक ग्रुप है, ठीक है, जो ईच ग्रुप है सैंपल का, अगर मान लो मेरा सैंपल है जिसमें 100 जने हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, और जो सैंपल साइज है वो 100 है, जिसको मैंने 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब जितने भी ग्रुप्स हो गए वो क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर तो होंगे, बट उन सब में कुछ ना कुछ वेरियंस रहेगा, और सैंपल इतना बड़ा होगा कि जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। अगर मैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन समझूँ कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो डेफिनेशन बाय सालकाइंड, इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी और मॉन्टे और मिश्रा ने डेफिनेशन दी थी, तो आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। 2014 में सालकाइंड ने डेफिनेशन दी थी, स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर इन्फ्रेंस फ्रॉम अ सैंपल टू पॉपुलेशन अज्यूमिंग सिमिलर वेरिएंसेस एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। कि वो स्टैटिस्टिक्स, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स है जो कि इन्फ्रेंसेस हम लोग सैंपल्स से बनाते हैं पॉपुलेशन के लिए, और जहाँ पर जो हमारा सैंपल होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, यानी कि सैंपल साइज इतना है जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज होता है और सैंपल साइज में सिमिलर वेरिएंस होते हैं, यानी सिमिलर डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, सिमिलर वेरिएंस होते हैं। तो वो क्या है, हमारी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। मॉन्टे एंड मिश्रा ने किस तरीके से डिफाइन करा है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को, अ टेस्ट स्पेसिफाइंग कंडीशंस। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में वो सारे टेस्ट आते हैं जैसे अनोवा, टी टेस्ट, कोरिलेशन, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ठीक है, ये जो टेस्ट आते हैं ये ऐसी कंडीशंस को बताते हैं पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, पॉपुलेशन का ऐसा पैरामीटर बताते हैं फ्रॉम विच सैंपल वाज ड्रॉन। तो क्या इस डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में वो सारे टेस्ट आते हैं जो कि हमें पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर क्या है, वो वैल्यू जो पॉपुलेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है, तो उसकी कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है, वो क्या है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट है इसमें ऑपोजिट पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। जो भी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में था उसका ऑपोजिट कर देंगे तो वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आएगा। अब नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। पैरामेट्रिक में क्या था, पियर्सन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, और स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन किस में आता है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स में। खाई स्क्वायर आता है, मैन वाइट यू टेस्ट आता है, क्रिस्कल वैलीज एनोवा आता है, तो ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ठीक है, वो ऐसे होता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्यों हम उसको बोल रहे हैं,
हमने जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि मेजोरिटी कहाँ पर आती है, हमारी इधर आती है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो कि बेल शेप्ड का होता है। ये यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन आएगी, जब ऐसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में डेटा आएगा तो वो क्या होगा, पैरामेट्रिक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मेरा जो डेटा है वो स्क्यूड है, ठीक है, कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, स्क्यूड है मेरी पॉपुलेशन डेटा जो है, तो वहाँ पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में जो मेरे पास डेटा होता है वो क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। वो या तो लेफ्ट साइड जाएगा ज़्यादा या फिर राइट साइड जाएगा, बीच में नहीं आएगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन नहीं होती, डेटा नहीं होता यहाँ पर। और जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता डेटा, वहाँ पर हमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है। अब हाइपोथेसिस क्या इसमें होते हैं, डोंट इन्वॉल्व टेस्टिंग हाइपोथेसिस रिलेटेड टू पॉपुलेशन पैरामीटर्स। मेन बात इधर क्या है कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में क्या हुआ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती रिलेटेड टू पॉपुलेशन पैरामीटर्स, कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करेंगे। इसकी क्या डेफिनेशन है, मोंटी एंड मिश्रा ने इसकी डेफिनेशन दी है कि पैरामेट्रिक स्टैट्स की क्या डेफिनेशन थी कि वो पैरामेट्रिक टेस्ट वो सारे टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में वो सारे टेस्ट आते हैं जो कि पॉपुलेशन के पैरामीटर की कंडीशन हमें बताते हैं। वहीं पे इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स में, टेस्ट दैट डू नॉट स्टेट एनी कंडीशंस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, कि हमें जो भी पैरामीटर है, जो भी पॉपुलेशन का पैरामीटर, उसके बारे में कोई भी कंडीशन पता नहीं चलती, नहीं बताते ये सब टेस्ट, वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसके हम लोग अभी डिफ्रेंसिएशन देखेंगे कि कौन से टेस्ट पैरामेट्रिक है, कौन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहले नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और यहाँ पर रैंक्स असाइन करी जाती हैं जो भी, एंड नो अजम्पशंस अबाउट द मॉडल स्ट्रक्चर, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं, कोई भी अजम्पशंस हमारे पास इसमें नहीं होते स्ट्रक्चर के बारे में। तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का ऑपोजिट। धीरे धीरे जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होता है। तो यहाँ पे हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, यहाँ पर सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, देखिए, कोरिलेशन, 2 ग्रुप्स इंडिपेंडेंट मेजर्स, 2 ग्रुप्स रिपीटेड मेजर्स, मोर देन 2 ग्रुप्स रिपीटेड मेजर्स। तो उन ये सारे अगर हमारे पास कैटेगरीज आती तो हम पैरामेट्रिक में कौन कौन से टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं अगर मेरे पास जो डेटा हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो मैं नॉन पैरामेट्रिक का यूज़ करूँगी। तो वहाँ पर इसके सब्सटीट्यूट मेरे पास कौन से टेस्ट हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स में। अगर ये आप ये डायग्राम, ये टेबल आप एग्जाम में बना करके आते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको कोर्सेज में मिल जाएंगे। तो कोरिलेशन, पैरामेट्रिक टेस्ट में कोरिलेशन निकालने के लिए क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट, पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स में क्या है हमारे पास, स्पेयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। 2 ग्रुप इंडिपेंडेंट मेजर में क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक में क्या है हमारे पास, टी टेस्ट, और नॉन पैरामेट्रिक में क्या है हमारे पास, मैन वाइट ने यू टेस्ट। मोर देन 2 ग्रुप, जब हमारे पास 2 ग्रुप से ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्कोर्स होते हैं, ठीक है, 2 ग्रुप से ज़्यादा हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट मेजर्स होते हैं, तो वहाँ पर हम 1 वे अनोवा का यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक स्टैट्स में, जब डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मेरा डेटा तो मैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करूँगी, और उसमें जब मेरे पास ग्रुप 2 से ज़्यादा होंगे तो मैं क्रिस्कल वैलिस 1 वे अनोवा का यूज़ करूँगी। अब मेरे पास 2 ग्रुप्स हों लेकिन रिपीटेड मेजर्स हो, ठीक है, रिपीटेड हो, तो वहाँ पे क्या होगा, मैं पेयर्ड टी टेस्ट का यूज़ करूँगी पैरामेट्रिक स्टैट्स में। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन रैंक टेस्ट। और लास्ट है अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप हो, ठीक है, और फिर रिपीटेड मेजर हो, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में 1 वे या फिर 1 वे रिपीटेड मेजर्स अनोवा का यूज़ करा जाएगा, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में फ्रेडमैन्स 2 वे एनालिसिस ऑफ यानी 2 वे अनोवा का यूज़ करा जाएगा। तो ये हमने कुछ कैटेगरीज टेस्ट की, ठीक है। और पैरामेट्रिक में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में क्या टेस्ट आता है, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि अजम्पशंस क्या है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। असम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की असम्पशंस क्या है, सबसे पहले नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पहले पढ़ा कि जो हमारी पॉपुलेशन होगी जिसके ऊपर जिस पॉपुलेशन के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें से हम सैंपल लेंगे, तो जो सैंपल होगा वो कैसा होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करूँगी। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज गॉस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग गॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय 2 पैरामीटर्स, मीन एंड वेरिएंस। अब जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन और वेरिएंस, आपने जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखा होगा तो उसमें मीन लिखा रहता है कि वो 100 होता है, ठीक है, मीन, मीडियन, ये सब देखा होगा, मीन और वेरिएंस उसमें लिखा रहता है। तो जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम 2 तरीक़ों से, 2 पैरामीटर्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, मीन और वेरिएंस। व्हेन रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ इट फॉर्म्स अ बेल शेप्ड कर्व, कि जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को, जो भी मेरे पास सैंपल है, जब मैं उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी तो जो एवरेज आएगा यानी कि जो मीन वगैरह आएगा उसको मैं पुट करूँगी, वैल्यूज पुट करूँगी, तो एक बेल शेप्ड कर्व बनेगा हमेशा, जिसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नाम से जानते हैं। तो
अगर मेरे पास डेटा है और मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा टेस्ट इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा, इसको एनालिसिस करने के लिए इन स्कोर्स को, तो मैं ये देखूंगी सबसे पहले कि क्या मेरा डेटा जो है, जब मैं उनको एक ग्राफ में पुट कर रही हूँ तो क्या एक बेल शेप्ड कर्व बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, क्या वो कर्व बन रहा है? अगर हाँ, तो मतलब कि मेरा डेटा क्या है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में से टेस्ट जितने हमारे पास अवेलेबल हैं उनका मैं यूज़ करूँगी ताकि मेरे स्कोर सही आ सके। अगर बेल शेप्ड कर्व नहीं बनता है, यानी कि मेरा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, एवरेज नहीं आ रहा है मेरे जो स्कोर्स का, स्क्यूड आ रहा है कि लेफ्ट साइड ज़्यादा जा रहा है मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व, या फिर राइट साइड ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करूँगी, उसमें से टेस्ट में उठाऊंगी कि मुझे अब कोरिलेशन के लिए मैं पियर्सन यूज़ नहीं कर सकती, तो मुझे स्पेरमैन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डेटा पैरामेट्रिक स्टैट्स में। सेकेंड है इसमें इंटरवल और रेशियो स्केल। तो जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 4 टाइप के स्केल्स होते हैं, ठीक है, इंटरवल स्केल सबसे पहले तो नॉमिनल स्केल होता है, फिर ऑर्डिनल स्केल होता है, फिर इंटरवल स्केल होता है, और लास्ट में रेशियो स्केल होता है। तो जो लास्ट के 2 हैं, यानी कि इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल का हम लोग पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं। इंटरवल स्केल क्या होता है, जहाँ पर जो भी हमारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में तो हम कैटेगरीज बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो डिफरेंस होता है कैटेगरीज के बीच का, कि किसी को फर्स्ट रैंक मिली है और किसी को सेकंड रैंक मिली है, हो सकता है उनके बीच में सिर्फ 1 मार्क का डिफरेंस हो, ठीक है, फिर जिसको थर्ड रैंक मिली है हो सकता है उसमें 10 मार्क का डिफरेंस हो। तो जो डिफरेंस है ये सेम नहीं होता ऑर्डिनल स्केल में, लेकिन हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कैटेगरीज को रैंक तो असाइन करते हैं, बट जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, यानी कि रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। कि अगर किसी को फर्स्ट पोजीशन मैंने असाइन करी है, फर्स्ट रैंक दी है, तो वो हो सकता है उसके स्कोर्स आए हो 50, ठीक है, और जिसकी रैंक 2 आई है उसके स्कोर्स आए हो 40, और रैंक 3 के कितने आएंगे 30। तो जो ये डिग्री ऑफ डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है हर रैंक में, इसे हम इंटरवल स्केल बोलते हैं। तो इंटरवल स्केल का यूज़ करा जाता है पैरामेट्रिक स्टैट्स में। रेशियो स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें सभी स्केल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक एब्सोल्यूट जीरो इसमें होता है, यानी कि जीरो भी इसमें आ सकता है। लेकिन जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में हम बिहेवियर को मोस्टली स्टडी करते हैं, मेनली स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे जीरो के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, मतलब नहीं आते मेनली। तो यहाँ पे रेशियो स्केल तो हम एब्सोल्यूट जीरो का इतना यूज़ नहीं करते, बट रेशियो स्केल होता क्या है, जिसमें नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल सभी स्केल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लस एक एब्सोल्यूट जीरो होता है, उसे हम बोलते हैं रेशियो स्केल। तो इन दोनों का हम इसमें यूज़ करते हैं। थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि जो हमारा डेटा है, डेटा को इधर ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, तो जो डेटा है हमारा वो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। अब स्कोर्स का इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है। लेट्स सपोज कि अगर मैं कोई सर्वे कर रही हूँ, कोई रिसर्च कर रही हूँ, और मैंने 50 स्टूडेंट्स से क्या करा, अपना सैंपल कलेक्ट करा, ठीक है, डेटा मैंने उनसे कलेक्ट करा। अब क्या होना चाहिए कि उनका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता हुआ रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। कि मान लो मैंने उन्हें अलग अलग सीट्स पे बैठाया है, फिर उनको जो भी उनका क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, जो भी उनका क्वेश्चनेयर था वो मैंने उन्हें प्रोवाइड करवाया। अब क्या होना चाहिए कि उनके स्कोर सिर्फ उन्हीं को पता होना चाहिए, वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस ना हो। कि मैंने बस एक क्वेश्चनेयर अपने हाथ में पकड़ा और एक एक क्वेश्चन को क्लास में सबके सामने पूछा, और फिर उन्होंने वो कॉपी पे लिखते जा रहे हैं कि किसने क्या स्कोर लिखा है एक दूसरे से पूछ के, तो वो इंडिपेंडेंट स्कोर्स नहीं होंगे, वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करते हुए स्कोर हैं, तो वो यहाँ पर काउंट नहीं करे जाएंगे अगर इन्फ्लुएंस करते हुए स्कोर हो। तो इंडिपेंडेंट स्कोर्स होने चाहिए। साथ में अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को हटा दिया, ठीक है, और मैंने किसी और स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को उसकी जगह पे रख दिया, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए रिजल्ट्स पर। हर एक जो स्कोर है वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए, अलग स्टैंड आउट करना चाहिए, उसे बोलते हैं हम इंडिपेंडेंस ऑफ स्कोर। कि मान लो आपके पास 50 पार्टिसिपेंट्स आपने लिए थे, ठीक है, एक ने जो है आधे में स्कोर्स छोड़ दिए अपने, ठीक है, लेकिन आधे स्कोर्स तो आपके पास आ गए ना। अब ऐसा नहीं है कि अब आपको, या फिर उसने पूरी रिसर्च में शुरुआत में तो पार्टिसिपेट कर लिया और बीच में रिसर्च में छोड़ दिया, तो अब उसकी जगह आपको दोबारा से फिल करनी पड़ेगी, किसी और पार्टिसिपेंट को लाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से रिजल्ट खराब नहीं आने चाहिए। तो ये होता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जो भी हमने सैंपल से डेटा लिया, जो भी हमारा सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्ट करा होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इधर यूज़ करा होना चाहिए सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ये एक अजम्पशन इसमें होती है। लास्ट है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब है पॉपुलेशन शुड डिस्प्ले होमोजेनस वेरिएंस। कि अगर आप टेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट क्लासेस की, तो वेरिएशंस क्या होनी चाहिए। अब वेरिएंस क्या होता है, सबसे पहले तो वेरिएंस समझेंगे। तो वेरिएंस क्या है, डिफरेंस। कि मान लो मैंने सबसे पहले एवरेज निकाला कि मेरी 2 क्लासेस थी, तो मेरे 10th क्लास के 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, तो मैंने दोनों सेक्शंस का क्या लिया, स्कोर्स लिए। अब सबका मैंने निकाला मीन, ठीक है, तो मीन से जो इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो स्कोर है वो कितना डिफरेंट है, ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है उसके बीच में, उसे हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, मीन स्कोर से जो पूरी क्लास के 50 बच्चों का जो मीन आया है, उसका वो मीन से एक एक बच्चे का स्कोर कितना डिफरेंट है, उसे हम वेरिएंस कहते हैं। तो अगर मैंने 2 ग्रुप्स लिए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी,
तो उन दोनों का जो वेरिएंस आना चाहिए वो सिमिलर आना चाहिए। ये होता है इसे बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, की सिमिलर है। जो ग्रुप ए का वेरिएंस है और जो ग्रुप बी का वेरिएंस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है। अगर एक का हाई आ रहा है वेरिएंस, ठीक है, और एक का लो आ रहा है, तो यानी कि ये अजम्पशन यहाँ पे मेट नहीं हो रही है और हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमने 4 ऐसे अजम्पशंस पढ़ी कि अगर ये अजम्पशंस मेट होती हैं मेरे डेटा में तो मैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट का यूज़ करूँगी, अदरवाइज मुझे नॉन पैरामेट्रिक पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या था कि डेटा क्या है, तो पहला कहते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर मैं देखती हूँ अपने स्कोर्स को और मैं उसे जब एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ और एक बेल शेप्ड कर्व नहीं बनता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं पैरामेट्रिक स्टैट्स का यूज़ नहीं करूँगी। बट एक बेल शेप्ड कर्व बन रहा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कर्व, एवरेज आ रहा है, ठीक है, बेल शेप्ड कर्व बन रहा है तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेरी फर्स्ट अजम्पशन मेट हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी टेस्ट आते हैं उनका मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिर मैं सेकंड चीज़ चेक करूँगी कि क्या मैं इसमें इंटरवल स्केल्स या फिर इंटरवल स्केल्स या रेशियो स्केल, दोनों में से किसी एक स्केल का यूज़ कर सकती हूँ। अब इंटरवल स्केल हम कैसे चेक करेंगे कि जो मेरे पास स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या उनके बीच का डिफरेंस बराबर है, उन स्कोर्स के बीच का डिफरेंस बराबर है जब मैं रैंक असाइन कर रही हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ, इंटरवल स्केल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये अजम्पशन मेट हो गई, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड अजम्पशन में देखूंगी कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो डेटा है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उनके बीच क्या वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर मेरे स्कोर्स इंडिपेंडेंट है कि एक बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो उसी का रिस्पॉन्स है, वो इन्फ्लुएंस होकर के रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। साथ में अगर मैंने एक बच्चे का रिस्पॉन्स अगर हटा दिया, एक सैंपल पूरे सैंपल में से 50 बच्चों के सैंपल में से ने एक बच्चे को हटा करके किसी और को उसकी जगह पे रख दिया, तो उसका इन्फ्लुएंस मेरे रिजल्ट पे नहीं आना चाहिए। वो गया इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स ये वाली अजम्पशन मेट हो जाती है, मैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकती हूँ। और डेटा जो है मैंने रैंडम सैंपल से जो सैंपल है वो मेरा रैंडमली असाइन होना चाहिए, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उधर यूज़ करा होना चाहिए सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अब है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, कि मेरे पास जो दो ग्रुप्स हों तो दोनों ग्रुप के जो वेरिएंस है वो सिमिलर आने चाहिए, होमोजेनियस आने चाहिए, डिफरेंसेस उसमें नहीं होने चाहिए कि एक जो मेरी क्लास थी उनका मैंने मीन निकाला, उनका मीन निकालने के बाद एक एक बच्चे के स्कोर से जब मैंने वेरिएंस निकाला तो वेरिएंस क्या आ रहा है, मेरा बहुत हाई आ रहा है सेक्शन बी के कंपैरिजन में, दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस आ गया वेरिएंस में, ठीक है, एक का हाई आ रहा है, एक का लो आ रहा है। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, वहाँ पर भी पैरामेट्रिक स्टैट्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो वेरिएंस क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए। तो ये अजम्पशंस थी, 4 अजम्पशंस हमने पढ़ी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की। अब हम पढ़ेंगे नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अजम्पशंस, जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप कर दो, वो नॉन पैरामेट्रिक अजम्पशंस बन गई। अब नॉन पैरामेट्रिक के अजम्पशंस क्या है, बहुत ईजी है, सिंपल है। जो हमने पैरामेट्रिक में पढ़ा था ना, बस आप उसका उल्टा लिख देना, उसका ऑपोजिट लिख देना, वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अजम्पशंस बन जाएंगी। तो आपको सिर्फ पैरामेट्रिक की याद रखनी है, उसका ऑपोजिट कर देना है, तो नॉन पैरामेट्रिक बन जाएगी। फर्स्ट अजम्पशन इसमें क्या हुई, नो अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। सैंपल साइज छोटा भी हो सकता है, यानी कि 4 बच्चों का सैंपल भी हो सकता है, 6 पार्टिसिपेंट्स का सैंपल भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स का हम इसमें यूज़ करेंगे। जब इंटरवल स्केल, 4 तरीके के स्केल्स होते हैं, हमने इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल पैरामेट्रिक में यूज़ करी, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स, तो उनका हम नॉन पैरामेट्रिक में यूज़ करते हैं। फिर थर्ड अजम्पशन क्या हो गई कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हम नॉन पैरामेट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। जो वेरिएंस है वो नॉन होमोजेनस हो तो भी चलेगा, तो वहाँ पर भी हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीडियन का यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। अजम्पशन थी हमारी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की। तो हमने नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है वो हमने पढ़ा, ठीक है। इनके क्या अजम्पशंस होते हैं, 4 अजम्पशंस हमने दोनों की पढ़ी। जो पैरामेट्रिक के अजम्पशंस है उसका अपोजिट करके नॉन पैरामेट्रिक के अजम्पशंस आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कहाँ हम यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक को और कहाँ हम यूज़ करते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को। तो हम सबसे पहले पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के क्या यूजेस हैं, ठीक है, क्या इसकी एप्लीकेशंस है वो हम पढ़ेंगे। तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं व्हेन अजम्पशंस आर मेट। जब पैरामेट्रिक के अजम्पशंस मेट हो जाते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हों, जो कि हमने इसके अजम्पशन में पढ़ा ही था कि क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जो 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप है उनके बीच में डिफरेंस, उनके मेजर्स में डिफरेंस जब हमें निकालना हो, डिफरेंस हमें मेजर करना हो, तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। पेयर्ड टी टेस्ट का यूज़ करेंगे जब 2 ग्रुप्स हो विद रिपीटेड मेजर्स, ठीक है, जब रिपीटेशन हो उनमें, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पेयर्ड टी टेस्ट। अनोवा का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास ग्रुप ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं 2 से ज़्यादा, तो हम अनोवा का यूज़ करते हैं। पैरामेट्रिक स्टैट्स में पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का हम यूज़ करते हैं जब हमें 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना हो और सारी हमारी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की अजम्पशंस मेट होती हों। तो अब इसकी एडवांटेजेस क्या है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की, कि हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कि मैंने जो रिसर्च करी है यहाँ पर उसमें मुझे पॉपुलेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, इस वजह से हम इसका यूज़ करें।
मोर पावरफुल व्हेन अजम्पशंस आर मेट, जब सारी अजम्पशंस इसकी मेट हो जाती है तो हमारा जो टेस्ट है, जो ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की, और ज़्यादा पावरफुल कहलाती है, और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन, तो ये तो काफ़ी सिंपल सी बात है कि स्टैटिस्टिक्स है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस इसमें होती हैं। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की अब हम यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशंस यूजेस हमारी कवर हो गई हैं, अब है नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक में क्या है, जब जो भी अजम्पशंस थी पैरामेट्रिक की, जब वो मेट नहीं होती तब हम नॉन पैरामेट्रिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन वाइटनी यू टेस्ट का इसमें यूज़ करा जाता है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए मैन वाइटनी यू टेस्ट। जो भी पैरामेट्रिक स्टैट्स में हम लोग टूल्स का यूज़ करते हैं ना, टेस्ट का यूज़ करते हैं, उस सब का एक सब्सटीट्यूट नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स में होता है, ठीक है। मैन वाइटनी यू टेस्ट किसका सब्सटीट्यूट है? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। पेयर्ड विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर टेस्ट एंड साइन टेस्ट किसका सब्सटीट्यूट है? पेयर्ड टी टेस्ट का। वो ये भी सेम काम करता है कि जो भी दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मेजर द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट और रिलेटेड ग्रुप्स। जो डिपेंडेंट ग्रुप है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उस ग्रुप के बीच में जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो विल्कॉक्सन मैच पेयर टेस्ट हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। पियर्सन कोरिलेशन की जगह यहाँ पर क्या यूज़ करा जाता है? स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। अब नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस हैं कि इसमें अजम्पशंस बहुत कम होती है। अगर कुछ ही अजम्पशंस मेट हो, ठीक है, सारी अजम्पशंस मेट नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा डेटा स्क्यूड होता है, स्क्यूड का मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं बन पा रहा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है हमारा जो कर्व था, या फिर राइट डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है, उसे स्क्यूड डेटा बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब हमारा डेटा कैटेगरीज में डिवाइडेड हो, है ना। नॉमिनल स्केल का इसी वजह से हम इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि कैटेगरीज होती है, इसमें जेंडर्स आ गए, रिलीजन आ गया, इसको आप नंबर्स में तो नहीं डाल सकते ना, कैटेगरीज में आप डाल सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिव फॉर सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम हेट्रोजेनस पॉपुलेशन, जब मेरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस हो, यानी बहुत ज़्यादा मिक्सड हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ठीक है, इन्फेंसेस भी हैं, उसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, वर्किंग लोग भी हैं, और जो वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज उसमें बन रही है, तो काफ़ी खिचपिच है उसमें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस है पॉपुलेशन, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब सैंपल बहुत ज़्यादा छोटा हो, हम वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? ये लेस पावरफुल होता है क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन सारी मेट नहीं हुई हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज है। और एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, वो जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो क्या डिफरेंस है पैरामेट्रिक स्टैट्स में, नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स में? डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशंस, कि जो भी हमारा डेटा है पैरामेट्रिक स्टैट्स में क्या अज्यूम करा जाता है? अज्यूम टू बी नॉर्मल, कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका ऑपोजिट क्या हो गया नॉन पैरामेट्रिक में? मे नॉट बी नॉर्मल, कैन बी एनी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो भी चलेगा। सेकंड क्या है? वेरिएंस। वेरिएंस कैसा होना चाहिए? पैरामेट्रिक में होमोजेनस वेरिएंस होना चाहिए, दोनों ग्रुप्स में बराबर वेरिएंस आना चाहिए, एक किसी का हाई या लो नहीं हो। नॉन पैरामेट्रिक में क्या है? हेट्रोजेनस भी चलेगा, कोई इसमें अजम्पशन की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या है? मेजरमेंट स्केल्स। पैरामेट्रिक में कौन से मेजरमेंट स्केल्स का यूज़ करा जाता है? इंटरवल और रेशियो स्केल। नॉन पैरामेट्रिक में नॉमिनल और ऑर्डिनल। फोर्थ है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए डेटा, एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन, ताकि अगर मैं किसी को निकाल दूँ, किसी दूसरे डेटा को लेकर के आऊँ, किसी और सब्जेक्ट से मैं अपना सैंपल लूँ, तो वो भी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम मुझे ना आए बाद में। और जब ऐसा नहीं हो तो हम पैरामेट्रिक में भी यूज़ कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लास्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करी जाती है? पैरामेट्रिक में मीन का यूज़ करा जाता है, नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेबल आप एग्जाम में बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्कोर्स इसमें मिलेंगे, और इसको बाद में आप दोबारा से पॉइंट्स में, अगर 10 मार्क में आ जाता है तो पहले आप ये टेबल बना करके फिर बाद में एक एक पॉइंट को आप लोग दोबारा से इसको एक्सपेंड करके एग्जैजुरेट करके लिख सकते हैं एग्जाम में, ताकि आपको स्कोर्स अच्छे मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। तो हमने आज पढ़ा कि क्या पैरामेट्रिक स्टैट्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्या इनकी अजम्पशंस होती हैं, कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, और कौन कौन से इनके अंदर टेस्ट आते हैं वो हमने पढ़े, क्या इनका सब्स्टिट्यूट होता है एक दूसरे का वो हमने पढ़ा, और क्या डिफरेंस होता है बेसिकली पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में। तो ये 4 टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं, और इनमें से कोई भी टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। हर बार एग्जाम में आप प्रीवाइक्यूज आप देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी अगर रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर दे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने ग्रुप्स में भी इस वीडियो को या चैनल को ज़रूर शेयर करना ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।